नमस्कार, आप सभी को नम्रता के चैनल पर दिल से स्वागत है। आपकी इच्छा अनुसार मराठी कहानी का हिंदी में अनुवाद सुना रही हूँ। एक हृदय स्पर्शी प्रेम कहानी नेहा भाग 36। स्वप्निल के मॉम डैड आज बेहद खुश थे। अब तो एक खास डिनर की तैयारी चल रही थी। सरी मौसी और वसुधा ताई ने मिलकर शानदार खाना तैयार किया था। फिर डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का आस्वाद लिया गया। स्वप्निल, खाना तो बहुत लजीज बनाया। वसुधा, खुशी जो दी है तुमने। घर में बस 4 ही तो लोग थे, लेकिन सबने खूब मजा किया। मॉम डैड ने कपल डांस भी किया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी की सगाई हो गई हो। स्वप्निल दीवार के सहारे खड़ा मुस्कुरा रहा था। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। सरी मौसी ने उसके कुछ फोटो मोबाइल में कैद कर लिए। कुछ देर बाद सरी मौसी फोटो दिखाते हुए बोली, स्वप्निल, मुझे उस लड़की से मिलने ले चलो ना कल। अरे मौसी, क्या कर रही हो? स्वप्निल बोला। मैं उसे घर बुला लूंगा, लेकिन आप लोग ज्यादा कुछ जाहिर मत करना। कब ला रहे हो? सरी मौसी ने फिर से पूछा। सरी मौसी कई सालों से इनके साथ ही रह रही थी। गांव में उनका घर है, लेकिन उन्हें यही रहना अच्छा लगता है। रात हो गई और सब अपने अपने कमरे में चले गए। उधर नेहा के घर। नेहा के लिए ये रात बहुत अलग थी। लड़कियों की बातें और फिर बाबूजी को छत पर टहलने के लिए मना लिया। धीरे धीरे वो पहली बार छत पर आए। चांदनी रात, शीतल हवा ने उन्हें अच्छा महसूस होने लगा। नारायण, जो आज अपने घर गया ही नहीं, उसे इन सब से प्यार और मस्ती में मजा आ रहा था। इस बीच नेहा को बार बार स्वप्निल की याद आ रही थी। चाहे वो जितना खुद को समझाए, वो बार बार उसे मिस कर रही थी। उसने खुद से कहा, ये ठीक नहीं है। ताई ताई ग, हीरो को कल बुलाया है, ऐसा काकू कह रही थी। नारायण बोला। नेहा ने छत पर खींचे गए फोटो स्वप्निल को भेज दिए। अनजाने में वो खुद से अलग व्यवहार करने लगी थी। रात काफी हो चुकी थी। लड़कियों ने आपस में एक दूसरे का परिचय खुद ही दिया। बाबूजी तो कहने लगे, मैं छत पर ही सोऊंगा। दुर्गा बोली, हम सब भी छत पर ही सोते हैं। बस फिर क्या था, सबने नीचे से गद्दे, चादरें, तकिए लाने की दौड़ लगा दी। छत पूरी तरह से तैयार थी। बाथरूम टाइल्स, कवर शेड, झूला, नकली पेड़ और फूल जो असली जैसे दिखते थे। नेहा और कल्पना ताई ने घर का ज्यादा काम नहीं बढ़ाया था। नेहा को जॉब मिलने के बाद कल्पना ताई ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, ताकि दोनों को एक दूसरे का साथ समय मिल सके। चला पोरिनो, अब सो जाओ, कल्पना ताई बोली। अरे आई, कल छुट्टी है, थोड़ी बातें करने दो ना, नेहा बोली। बोलने दो उन्हें, राजन बोले। बाबा को भी मजा आती थी लड़कियों की बातों में, है ना बाबा? नेहा बोली। हाँ, मुस्कुरा कर कहा उन्होंने। काकू, नेहा हमेशा देर से सोती और देर से उठती है ना? टिया ने पूछा। नहीं रे, वो काम के हिसाब से सोती है और जरूरत हो तो सुबह 5 बजे भी उठ जाती है, कल्पना ताई ने कहा। कितना अच्छा लगता है ना छत पर लेटकर आसमान के तारों को निहारना, और इस ठंडी हवा में। नेहा के कान में फुसफुसाते हुए श्वेता बोली, और अपने प्रेमी को याद करना। मुझे क्या पता, तुम ही याद करो उसको, नेहा बोली। वो हंसते हंसते कब सो गई पता ही नहीं चला। टेरेस पर सोना भी एक अनोखा अनुभव होता है। सुबह की पहली किरणें और चिड़ियों की चहचहाट नींद तोड़ देती है। नेहा इस सुबह का आनंद ले रही थी, जबकि बाकी लड़कियां चादर ओढ़कर सो रही थी। आज सब कुछ नया लग रहा था। उसका मन उड़ने को कर रहा था। सुबह उठ सुबह उठना कोई नई बात नहीं थी उसके लिए। वो पहले भी ट्रैकिंग क्लासेस के लिए सुबह उठती थी, पर आज का अनुभव कुछ अलग था, क्योंकि उसके बाबा साथ में थे। फिर भी कोई और उसके दिल में जगह बना रहा था, और वो बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। ये मेरे साथ क्या हो रहा है, नेहा सोच रही थी। माँ के सिवा और किसी को बात भी नहीं करना चाहती थी। नेहा सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। उसने देखा, आई पहले से ही हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। नेहा नीचे जाकर कल्पना ताई के पास बैठी। अरे मेरा नेहू बेबी, जल्दी उठ गया? आज छुट्टी है, जाकर फिर से सो जा। अगो आई, तुझे कुछ बताना था, बोल बाढ़। आज की सुबह बहुत खूबसूरत लगी मुझे। ऐसा लगा जैसे उड़ जाऊं, और वो स्वप्निल है ना, वो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है मेरे सपनों में आकर। बाड़ा, वो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रहा, बल्कि उसी की वजह से ही तो तुम्हें ये सुबह इतनी खास लगी है। मन से जुड़ी होती है ना ये सारी बातें।
आई, मुझे ऐसा नहीं लगता। कल्पना, जब वक्त आएगा सब समझ में आ जाएगा। चाय पियोगी? हाँ आई। नेहा ने चाय पी और अपने कमरे में चली गई। उधर स्वप्निल ने अस्पताल में फोन कर अपॉइंटमेंट अगले शनिवार को फिक्स किया। डॉक्टर ने कहा, राजन की याददाश्त सही है, पर वो जंगल वाली बातों में अब कुछ बोले नहीं। उन्हें जब याद आएगा तब खुद बताएंगे, दबाव मत डालिए, डॉक्टर ने समझाया। स्वप्निल ने कहा, हाँ मैं घर वालों को ध्यान रखने के लिए कहूँगा। और फिर धन्यवाद डॉक्टर बोल के उसने फोन बाजू में रख दिया। वो थेरेपी फाइल पढ़ने लगा। उसमें मेमोरी स्टिमुलेशन जरूरी बताया गया था, जैसे पुरानी जगहों पर ले जाना, गाने सुनवाना, तस्वीरें दिखाना। ये सब उनके साथ ही खुद भी खुद हो रहा था। थोड़ा और पढ़ने पर एक अंतिम लेकिन डरावने वाली थेरेपी के बारे में लिखा था, न्यूरो फीडबैक थेरेपी, जो ब्रेन के खास नेटवर्क को एक्टिवेट कर भूली हुई यादें वापस ला सकती हैं। स्वप्निल सोचने लगा, अगर ये पढ़ा नहीं होता तो हम स्टेप बाय स्टेप ये थेरेपी करवा लेते, लेकिन ये बहुत रिस्की है। इतने सालों बाद उन्हें फिर से दर्द होने का मतलब नहीं बनता। इतने सालों के बाद उन्हें फिर से दर्द देने का मतलब नहीं बनता। नेहा और काकू से इस बारे में बात करना जरूरी है। उसने नेहा को मैसेज किया, जरूरी बात करनी है, मैं दोपहर आ रहा हूँ। नेहा, लंच पर आना, कल बताया था ना। स्वप्निल, हाँ आ रहा हूँ। स्वप्निल नहाकर नीचे आया, अखबार पढ़ने लगा। दादा नाश्ता लीजिए, सरी मौसी बोली। पोहा और चाय बना है, थाली पीठ चाहिए क्या? नहीं नहीं, पोहा चलेगा, मैं लंच पर बाहर जा रहा हूँ, मेरे लिए कुछ बनाना मत। दादा उस लड़की के पास जा रहे हो क्या? हाँ, उसके पास कुछ काम है, एक प्रोजेक्ट पर साथ काम कर रहे हैं, बताया था ना। बॉस भी साथ में है, आओगी क्या मौसी? नहीं दादा, मैं क्यों आऊँ? फिर मॉम ने ही तुम्हें मेरी जासूसी करने भेजा होगा। तो क्या हुआ, मैं ऐसे ही बोल देती हूँ, मॉम की तरह थोड़ी ना सोच समझ कर। उसी लड़की के पास मुझे एक बार ले चलो, मानो ये तुम्हारी मॉम का ऑर्डर है। ठीक है, ले चलूंगा। मौसी तो मेरी घर की बॉडीगार्ड जैसी है, कभी कभी लगता है मैं ही उनके घर में किराए से रहता हूँ। मॉम डैड ने ही उन्हें ये सब सिखाया है। जब पेरेंट्स किसी बात पर सीधे नहीं बोलते तब मौसी को बोल देते, और मौसी तो है खुलकर बोलने वाली। इतना बड़ा बंगला और 4 लोग, कई बार तो ढूंढना पड़ता है कौन कहाँ पे है। मॉम डैड की पार्टी चलती रहती है, पर मैं कम ही जाता हूँ। लड़कियों की तरह लड़कों को भी लोगों के सवालों का सामना करना पड़ता है। शादी कब करोगे, कौन है लड़की, क्यों नहीं तय कर रहे हो? अगर सीधा जवाब नहीं दिया तो शक की नज़र से देखने लगते हैं। हर कोई अपनी नसीहत देता है। असली बात तो ये है कि जिन्होंने खुद कभी संघर्ष नहीं किया वो भी हमें जिंदगी जीना सिखाते हैं। नेहा और काकू ने बहुत कुछ झेला है, पर वो कभी शिकायत नहीं करते। ऐसे पॉजिटिव लोग मुझे बहुत पसंद है, और नेहा से तो मुझे बहुत प्यार है। क्रमशः। आपको ये कहानी कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। धन्यवाद। नमस्कार, आप सभी को नम्रता के चैनल पर दिल से स्वागत है। आपकी इच्छा अनुसार मराठी कहानी का हिंदी में अनुवाद सुना रही हूँ। एक हृदयस्पर्शी प्रेम कहानी, नेहा, भाग 36। स्वप्निल के मॉम डैड आज बेहद खुश थे।